चलिए एक जवाब दीजिए। मान लीजिए एक बिल्ली में, खरगोश में, एक मछली में और एक हाथी में ये रेस लगवाई जाए कि सबसे पहले इस पेड़ के ऊपर कौन चढ़ पाएगा। तो ये बताइए ये रेस लगवाना किस मायनों में सही होगा और किन मायनों में गलत। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो किसी भी एक डॉक्टर को, जो कि एक मल्टी स्पेशलिस्ट हो या सर्जन हो या कोई भी एडवांस डॉक्टर हो, अगर उसे हम एक ऐसे कमरे में छोड़ दें जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर हैं, तो वो डॉक्टर उस कमरे का सबसे बेवकूफ़ इंसान होगा। तो फिर हम किसी भी बच्चे का भविष्य इन 4 दीवारों के कमरे में किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। आप एक काम कीजिए, एक कॉपी पकड़िए, एक पेन उठाइए और एक लंबी सी लिस्ट बनाइए जिसमें दुनिया के सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन के नाम लिखिए। और आप नोटिस करेंगे कि इनमें से जो ज़्यादातर लोग हैं वो इन 4 दीवारों के अलावा भी काफ़ी सारी स्किल्स अपने अंदर डेवलप करते रहे हैं शुरू से। स्विट्जरलैंड की जितनी टोटल पॉपुलेशन है उतने ही इंडिया में इंजीनियर भी प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें रिसर्च एंड इनोवेशन के मामले में तो स्विट्जरलैंड हमसे कई मायनों में आगे हैं। और हम जो ये एग्जाम्पल लेते हैं सुंदर पिचाई और सत्य नडेला का, तो इन्होंने भी जो अपनी फर्दर स्टडीज़ हैं, जो भी इन्होंने अपने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रखे हैं, वो सारे के सारे फॉरेन कंट्री से किए हुए हैं। और यही वजह है कि आज ये उस मुकाम पे हैं जहाँ पे ये हैं। और बात करी जाए इंग्लिश की, तो इस पर तो मैं एक बाद में डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा। लेकिन इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है, लेकिन सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा नहीं है। लेकिन फिर भी इंडिया में हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग को एज ए क्लास लेते हैं कि अगर ये इंग्लिश फ्लुएंटली बोल रहा है, इंग्लिश इसे अच्छी आती है, इसका मतलब है कि ये पढ़ा लिखा है, और इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है वरना मतलब ये पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है किसी भी मायने में, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है तो इसका मतलब है उसे कोई और भाषा काफ़ी अच्छे तरीके से आती है। किसी भी और कंट्री की बात कर लें हम लोग, रशिया की, जापान की, चाइना की, किसी भी कंट्री की बात करें, तो वहाँ पे किसी भी लैंग्वेज को लेके इतना ऑब्सेशन नहीं है जितना इंडिया में इंग्लिश को लेके है। हमारे यहाँ पे 29 राज्यों की जो भाषाएं हैं वो भी हर किसी को टोटल नहीं पता है, लेकिन इंग्लिश का ऑब्सेशन इतना चढ़ा हुआ है कि इंग्लिश आनी चाहिए, भले ही हमें अपने 29 राज्यों की भाषा या हिंदी बोलने में कितनी भी अटकनें क्यों ना आ रही हों। देखिए, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, या फिर मैं कहूँ कि हमारे पढ़ाने के तरीके में सिर्फ़ और सिर्फ कमियाँ हैं। कुछ चीज़ें अच्छाई भी हैं, कुछ चीज़ें सरकार के द्वारा भी की जा रही हैं, कुछ लोग हम भी ट्राई करते हैं करने का अपनी तरफ से, लेकिन कुछ मामलों में हम लोग पूरी तरीके से बदलाव नहीं ला पा रहे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि ये इमेज देखिए आप, ये 100 साल पुरानी कार की है और ये आज के टाइम की जो कार चल रही हैं उनकी है। इसी तरीके से ये फ़ोन देखिए, ये फ़ोन वो है जो सबसे पहले इन्वेंट किया गया था, और ये मॉडर्न टाइप का, मानिए कि जो अभी चल रहे हैं वो फ़ोन है। अब ये फ़ोटो देखिए क्लासरूम की, 100 साल पहले क्लासरूम किस तरीके से होते थे, और ये फ़ोटो है अभी के क्लासरूम की जो मोस्ट ऑफ द इंडियन कॉलेज और स्कूल्स के अंदर चलाए जाते हैं। अब देखिए किसी किसी जगह पे तो आपको डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड और पढ़ाई के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में या ज़्यादातर स्कूल कॉलेज की बात करें तो वहाँ पे भी अभी बोर्ड मार्कर चौक से ही पढ़ाई होती है, और उनके पढ़ाने के तरीके में भी कोई बदलाव हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर हमारा लैपटॉप 2 साल पुराना हो जाता है या फ़ोन 3 साल पुराना हो जाता है तो उसकी भी प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है, उसे हम चेंज कर देते हैं, लेकिन हमारे पढ़ाने का तरीका पता नहीं कितने सालों से बिल्कुल सेम है, इसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं है। अगर मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँ तो हम क्या चेंज कर सकते हैं। देखिए, पढ़ाने की ट्रिक्स को चेंज कर सकते हैं हम लोग, कुछ तरीके से मॉडर्नाइज कर सकते हैं स्टडीज़ को। ये जो रट्टा सिस्टम चल रहा है, कहीं ना कहीं इस पर फुल स्टॉप लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग ट्राई करते हैं इस चीज़ को चेंज करने का, लेकिन कुछ लोगों से ये बदलाव नहीं होते। बदलाव के लिए सबको आगे आना पड़ता है। देखिए, हम क्या करते हैं, किसी भी स्टूडेंट की स्ट्रेंथ को नापते हैं एग्ज़ाम और रिजल्ट नामक मीटर से, और इसी चीज़ से बचने के लिए बच्चे रट्टा पैशन फॉलो करते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं कि रटते हैं, एग्ज़ाम में लिखते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। जितना ज़्यादा रट लिया, जितने ज़्यादा लिख लिया उतने अच्छे नंबर हैं, और जितने ज़्यादा अच्छे नंबर उसकी मार्कशीट में चढ़ जाते हैं तो लोगों को वो उतना ही होनहार दिखने लगता है। लेकिन वहीं पे अगर कोई बच्चा अच्छे से नहीं रट पाया, प्रॉपरली तरीके से उसने कॉपियाँ नहीं भर पाई हैं, तो एक रिज़ल्ट उसका डिसाइड करेगा फ्यूचर कि वो आगे जाके कितना गैर जिम्मेदार रहेगा या फिर कितना ज़्यादा बेवकूफ़ रहेगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि एक लिस्ट बनाइए जिसमें इंडिया के मोस्ट रिचेस्ट पर्सन, या फिर आप ऐसे लोगों को लिस्ट भी बना सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं, तो इनकी
लिस्ट में आप एक चीज़ कॉमन देखेंगे कि इन्होंने पढ़ने के साथ साथ अपने पैशन को भी फॉलो किया, चाहे वो रिच बनना हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो प्रोड्यूसिंग हो या कुछ भी हो। जैसे कि शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन हो गया, विराट कोहली हो गया, इन लोगों के अंदर एक अजीब सी तलब थी, एक अलग सी चीज़ थी जिसकी वजह से ये उस मुकाम तक पहुँच पाए। अब फॉरेन कॉलेजेस की तरह हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई ज़्यादा सब्जेक्ट है नहीं। साइंस, आर्ट, कॉमर्स, सबसे ऊपर साइंस आता है, उसके नीचे कॉमर्स और सबसे नीचे आर्ट। और आर्ट लेने वाले को तो इतने हल्के में लिया जाता है कि ये तो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाता, भले आगे जाके वो यूपीएससी या पीसीएससी क्यों ना क्रैक कर दे। अब बात करें हमारे पेरेंट की, तो इन्हें या तो डॉक्टर चाहिए या इंजीनियर चाहिए, बाकी कोई भी स्कोप इन्हें कोई भी फील्ड में दिखता नहीं है, चाहे फिर वो आगे जाके कितना ही सक्सेसफुल क्यों ना बने। सब के सब एक भेड़ चाल में चले जा रहे हैं कि वर्मा जी के बेटे ने आईआईटी क्रैक किया है, गुप्ता जी की बेटी ने नीट क्रैक किया है। और फिर चाहे बच्चे का इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में क्यों ना हो, उसके दिमाग में डॉक्टर और इंजीनियर डाल के उसको कोटा भेज दिया जाता है तैयारी के लिए। अगर वो सफल होता है तो अच्छी बात है, अगर सफल नहीं होता है तो फिर डिप्रेशन में अपनी ज़िंदगी के 3-4 साल तो बर्बाद कर ही देता है। और यही पेरेंट जब किसी क्रिकेटर को इतना ऊंचा जाते हुए देखते हैं तो ताने मारते हुए अपनी बच्चों से कहते हैं कि देखो तुमने मेहनत नहीं की इसलिए तुम नहीं पहुंच पाए, और वो देखो पहुंच गया। फिर भले ही इन्होंने बचपन में उसका बल्ला खुद ही क्यों ना तोड़ा हो। और लड़कियों को तो सिर्फ इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि उनकी कम दहेज में या फिर अच्छे घर में कम पैसे में शादी की जा सके। वो लड़की 5th, 6th, 7th में जो उसने राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम अपनी बुक्स में पढ़ रखा है, वो रियल लाइफ में उसका यूज़ कहीं भी नहीं कर पाती। ये रट्टा सिस्टम कुछ इस तरीके से बात करता है कि हम सभी लोगों ने पढ़ रखा है a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। रियल लाइफ में क्या यूज़ है किसी को नहीं पता, एक्चुअल में ये क्या है किसी को नहीं पता। लेकिन आप a² + b² + 3ab बोल देंगे तो पूरी क्लास हंसेगी, लेकिन इसके पीछे का मोटिव क्या है, मतलब क्या है, वो किसी को नहीं पता। अब बचपन से ही आपको ब्रेन वॉश किया जाता है कि आपको पढ़ना है, अच्छे मार्क लाने हैं, शादी करनी है, अच्छी जॉब करनी है, अच्छा घर बनाना है। इसके बाद आप अपनी क्रिएटिविटी को रखते हो साइड में, क्योंकि अगर आपने ये सब नहीं किया तो आपका जीवन बेकार है। फिर आप चलने लगते हो उस भेड़ चाल में, और इसी भेड़ चाल में आगे जाके आपका जीवन खत्म हो जाता है। इसी को दर्शाते हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक लाइन लिखी है कि कुछ लोग मर जाते हैं 25 की उम्र में ही, बस उन्हें जलाया या दफनाया 60 के बाद जाता। अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो मैं आपको कभी और समझाऊंगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, तो क्या करें? छोड़ दें पढ़ाई, करवा लें कैंसिल एडमिशन कॉलेज से? नहीं, पढ़ना हमें इसलिए नहीं है क्योंकि हमें रटना है या उसी चीज़ को हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। पढ़ने का और कमाने का कोई संबंध नहीं होता। कमाते वह भी हैं जो पढ़ते नहीं हैं, और वो लोग भी जी रहे हैं जो नहीं कमाते हैं। लेकिन एक अच्छे जीवन का होना ये सिखाती है हमें पढ़ाई। पढ़ाई का रियल मतलब समझिए, जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको अपने रियल लाइफ में अप्लाई कीजिए, समझिए, सीखिए कि जो आप पढ़ रहे हैं उसका आपके जीवन में क्या उपयोग है। आप ये जो a+b का होल स्क्वायर पढ़ रहे हैं, आप ये जो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में इसका लाइफ में यूज़ क्या है? क्या आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर जो सेल हैं वो वाकई में माइटोकॉन्ड्रिया से चल रहे हैं? इस तरीके से एटीपी जनरेट होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया किस तरीके से आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। 90% ऑफ द पॉपुलेशन पढ़ लेती है इस चीज़ को, लेकिन उन्हें रियल लाइफ में इसका क्या यूज़ है किसी को नहीं पता। आखिर हमारी बॉडी काम किस तरीके से करती है, हम लोग किस तरीके से काम करते हैं। तो इन चीज़ों को प्रैक्टिकल कीजिए, उसको अपनी लाइफ में लाइए और देखिए क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर हम असल मतलब की बात करें तो पढ़ाई का जो असल मतलब है वह यही है कि आपको बेहतर और बेहतर इंसान बनाना, आप खुद के काम आए, आप लोगों के काम आए, आप अपने होने का एक परिणाम दें। आपके ना होने से क्या कमी हो सकती है आप उसे स्वीकारें, आपके होने से क्या फ़ायदा है हमें आप उसे समझें, और इस देश के अच्छे नागरिक होने का फ़र्ज़ निभाएं।